डियर स्टूडेंट, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। इसमें सबसे पहला कंटेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ये कहता है एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर विद ए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। जब इनको क्लब करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड आउट करी थी। ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए हम इस फार्मूले को भी कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस पर बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। The only force acting between them is mutual gravitational force. Find initial acceleration of them when they are released. देखिए, दो पार्टिकल हैं, 1 मीटर सेपरेशन पर रखे हैं। ये कहता है कि एक ही फोर्स लग रहा है उनके बीच में और वो है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब होता है फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल को जितने मैग्नीट्यूड के फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेकंड पार्टिकल भी फर्स्ट पार्टिकल को उतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11 फर्स्ट पार्टिकल का मास 1 किलोग्राम, सेकंड का 4 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, तो फोर्स आया 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन हम देखते हैं। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स है 26.68 इंटू 10⁻11 अपॉन मास है इसका 1 किलोग्राम, तो यही एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड पार्टिकल के एक्सेलरेशन के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही है 26.68 इंटू 10⁻11 अपॉन इसके मास से डिवाइड करते हैं, मास है 4 किलोग्राम, तो रिजल्ट आता है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास 6 किलोग्राम इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स विच आर देन केप्ट एट ए सर्टेन सेपरेशन to maximize the gravitational force between them, what should be the values of masses of the parts? देखिए, ये कहता है 6 किलोग्राम मास का एक पार्टिकल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये कहता है पार्ट्स के मासेस क्या हो कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जब उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाए। मतलब एक सर्टेन सेपरेशन पर रख दिया, सेपरेशन चेंज नहीं हो सकता, केवल चेंज हो सकता है इनका मास, यानी मास वेरिएबल है। तो हमें चेक करना है कि मासेस की वैल्यू क्या हो कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू पर हो। तो मैं कंसीडर करता हूं एक पार्ट का मास स्मॉल m, तो दूसरे पार्टिकल का मास हो गया 6 - m। दोनों का सेपरेशन मैंने r मान लिया जो कि कांस्टेंट है। अब इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स आया F = G m इंटू 6 - m अपॉन r स्क्वायर। अब हमें मालूम है फिजिक्स में अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें देखनी होती है तो उसका एक फिक्स प्रोसीजर होता है जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम भी बोलते हैं, और ये कहता है कि फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो उसके रेस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, पुट इट इक्वल टू 0 और यहां पर वेरिएबल्स के रूट्स निकाल लो, यानी उनकी वैल्यूज निकाल लो। तो हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो फंक्शन फोर्स का हम मास के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पुट इट इक्वल टू 0 करेंगे। दूसरी बात, हमें चेक करना है यदि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, जो भी वैल्यू आएगी यहां m की, उस पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसका एक स्टेप और होता है, उसमें डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। यदि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन वहां पर मैक्सिमम है। तो हमने वही किया। अब हमने इस फार्मूले का डिफरेंशिएशन किया मास के रेस्पेक्ट में, लेकिन उससे पहले मास को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो d/dm g 6m - m स्क्वायर, कैपिटल G और स्मॉल r कांस्टेंट्स हैं एंड कांस्टेंट्स कैन बी केप्ट आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, हमने बाहर रख दिया। अब डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल पुट कर दिया, मुझे m की वैल्यू चाहिए। अब हम जानते हैं जो कांस्टेंट है कैपिटल G और r है तो 0 हो नहीं सकते, तो इनको तो हटा दिया, तो 0 हो नहीं सकते, तो फिर 0 होगा कौन? इनका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हमने इनका डिफरेंशिएशन किया, 6 - 2m = 0, तो मास की वैल्यू मुझे मिली 3 किलोग्राम। अब मैंने यहां पर इसका डबल डिफरेंशिएशन किया तो मुझे हासिल हुआ -2। बिल्कुल मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है m = 3 किलोग्राम पर इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। इसका मतलब है कि दोनों की मासेस की वैल्यू 3 किलोग्राम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ मून।
their centers are separated by distance capital D. Find the distance of a point where a rocket experiences zero gravity force. तो देखिए ये हमारी अर्थ है और ये मून है, दोनों के सेंटर्स d डिस्टेंस अपार्ट हैं। ये यूं कहता है कि इनके बीच में रॉकेट किस जगह पर हो या अर्थ के सेंटर से वो डिस्टेंस क्या हो जहां रॉकेट जो है जीरो ग्रेविटी फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो वो जो पॉइंट होगा वो मून और अर्थ को सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पर ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पर जहां अगर कोई मास पार्टिकल आप रख दें तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का मैग्नीट्यूड मून के ग्रेविटेशनल पुल के मैग्नीट्यूड के इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो उस जगह पर दोनों के ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पार्टिकल पर नेट ग्रेविटी फोर्स जीरो हो जाएगा। इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट हमें चेक करना है तो क्या मैं कह सकता हूं न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का मैग्नीट्यूड मून के ग्रेविटेशनल पुल के मैग्नीट्यूड के बराबर है? बिल्कुल है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, G मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून मुझे दे रखा है, मास ऑफ रॉकेट अपॉन अर्थ के सेंटर से इस न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस x है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ रॉकेट अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और एक बात वैसे भी आप ध्यान रखें, इसको शॉर्ट ट्रिक ही मान लें या याद ही रख लें कि जब भी किसी मास पार्टिकल से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो उसका एक सीधा सा प्रोसीजर है, जिस मास से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस लानी है उसके मास का स्क्वायर रूट कर दो अपॉन दोनों पार्टिकल्स के मासेस के स्क्वायर रूट को ऐड कर लो और इनके सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास गिवन मास से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस आ जाएगी। जैसे मुझे चाहिए अर्थ के सेंटर से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस तो मैं अर्थ के मास का स्क्वायर रूट लूंगा 81 n अपॉन अर्थ के मास का स्क्वायर रूट प्लस मून के मास का स्क्वायर रूट इंटू डी। तो सॉल्व अगर मैं करूं तो अंडर रूट m तो कॉमन निकल के कट गया, 81 का स्क्वायर रूट 9, नीचे 9 प्लस 1 10 हो गया तो 9 अपॉन 10 डी। तो अर्थ के सेंटर से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस होगी 9 अपॉन 10 डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये कहता है मास पार्टिकल्स ऑफ 2 किलोग्राम ईच आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट पोजीशंस 1, 2, 4, 8 so on infinite. Then gravitational force on a mass of 3 kilogram placed at origin. Capital G universal gravitational constant. क्वेश्चन ये कहता है एक्स एक्सिस पर 1, 2, 4, 8 so on up to infinite पोजीशंस पर 2 किलोग्राम के पार्टिकल्स रखे हैं और ओरिजिन पर एक 3 किलोग्राम का पार्टिकल रखा है। क्वेश्चन कहता है कि इस 3 किलोग्राम पर नेट फोर्स कितना होगा। यहां जो डिस्टेंसेस हैं वो मीटर में है। देखिए अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हों और उनकी वजह से किसी एक पार्टिकल पर ग्रेविटेशन फोर्स देखना हो तो रूल ये कहता है कि आप हर पार्टिकल का इंडिविजुअल फोर्स निकालिए और उनका कर दीजिए वेक्टर सम। इसको कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज अप्लाइड बाय अदर पार्टिकल्स। अब यहां पर 1 मीटर पोजीशन पर जो पार्टिकल है 2 किलोग्राम, वो जिस डायरेक्शन में 3 kg पर फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन पर 2 किलोग्राम का पार्टिकल जो कि 2 मीटर पोजीशन पर लगा है वो भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। सिमिलरली सो ऑन। तो हर पार्टिकल, हर 2 किलोग्राम पार्टिकल का 3 kg पे लगाए हुए फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है और अलोंग एक्स डायरेक्शन है। हम जानते हैं कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड को सीधे सीधे ऐड करके ऑब्टेन किया जा सकता है। तो वही मैंने किया है। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज अप्लाइड बाय द पार्टिकल्स। अब 1 वाले पोजीशन का फोर्स G इंटू मास 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम अपॉन सेपरेशन 1 का स्क्वायर प्लस G 2 इंटू 3 अपॉन सेपरेशन 2 का स्क्वायर प्लस G इंटू 2 इंटू 3 अपॉन सेपरेशन 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब आप देख सकते हैं इसमें 6G कॉमन आ गया है तो अंदर ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। आपको एक प्रोग्रेशन नजर आ रहा है। ये प्रोग्रेशन है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या हम कहें जीपी। हमने कैसे पता किया?
आप किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कीजिए तो वैल्यू आपके पास सेम आएगी। इसको कहते हैं हम कॉमन रेशियो। तो यहां जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/4। अगर मेरे पास जीपी है ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स और कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट टर्म्स के समेशन का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म हो गई यहां पर 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो मेरे पास आता है 4/3। मैं इस ब्रैकेट की जगह लिखता हूं 4/3, सॉल्व करता हूं, रिजल्ट आता है 8G न्यूटन। ये कैपिटल एन न्यूटन है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। टू पार्टिकल्स of equal masses m are moving on a circle of radius small r under mutual gravitational attraction. Find speed of each particle. आप देख सकते हैं m मास के दो पार्टिकल्स हैं, ये r रेडियस के सर्कल पर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब एक पार्टिकल पर मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स gm इंटू m अपॉन 2r का स्क्वायर। m से एक m कट गया, r से एक पावर कट जाएगी, तो v² इक्वल टू gm अपॉन 4r। फर्दर सॉल्व करें तो v इक्वल टू √gm अपॉन 4r। दिस इज द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इन द गिवन फिगर so that they move on a circle under mutual gravitational attraction। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की पोजीशंस हैं, इनके ऊपर स्मॉल m मास के पार्टिकल्स रखे हैं। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड है A। अब क्वेश्चन ये कहता है कि दे आर मूविंग ऑन ए सर्कल अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब मैं एक पार्टिकल पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं। अब इस पार्टिकल को जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो यहां ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा, पर यहां तो दो अदर पार्टिकल्स भी हैं, दो पार्टिकल्स हैं अदर, तो दोनों अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएंगे, तो हमें इंडिविजुअल फोर्सेस का लेना होगा रिजल्टेंट। देखिए इन दो मासेस का प्रोडक्ट इन दो मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन और इन दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि ये मास पार्टिकल अगर इस पार्टिकल को F फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगा तो ये पार्टिकल भी इस पार्टिकल को F फोर्स से ही अपनी तरफ पुल करेगा। तो इस पार्टिकल पर जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड F, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल है ईच वो 60 डिग्री का होता है, तो यहां पर दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 60 डिग्री है। और हम ये भी जानते हैं इफ देयर आर टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है आइदर ऑफ देम। तो √3 टाइम्स हमने कर दिया, ये आ गया इस पर लगने वाला नेट ग्रेविटेशन फोर्स, यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और दूसरी बात, सर्कल की जो रेडियस होगी वो सेंट्रियोइड से वर्टेक्स की डिस्टेंस होगी और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रियोइड की वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है a/√3। तो देखिए mv²/r इक्वल टू √3f। अब f की वैल्यू हमें लेनी है gmm², m इंटू m माने m²/a², और रेडियस हो गई सर्कल की a/√3। फर्दर हम सॉल्व करते हैं, v² इक्वल टू a/√3, √3 gm/a²। सॉल्व किया तो आंसर आया v इक्वल टू √gm/a। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इन द गिवन फिगर सो दैट दे मूव्स ऑन सर्कल अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक स्क्वायर है और साइड ए, इसके कॉर्नर्स के ऊपर स्मॉल m मास के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इसी पोजीशन में ये एक सर्कल पर मोशन करें अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो इनकी स्पीड बतानी है।
तो चारों की स्पीड तो ऑब्वियसली सेम रहेगी, तो मैं किसी एक की स्पीड निकाल लेता हूं। मैंने इस पार्टिकल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, तो अगर ये सर्कल पे जा रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहां इसको प्रोवाइड होगा वो ग्रेविटेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहां पर तीन अलग अलग पार्टिकल्स और हैं, तो तीनों पार्टिकल अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएगा। तो कोई बात नहीं, इन तीनों पार्टिकल्स के इंडिविजुअल फोर्स का रिजल्टेंट ले लें आप। तो यहां पर सबसे पहले हम रिजल्टेंट लेते हैं, इन दो मास पार्टिकल्स का प्रोडक्ट, इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है। तो अगर ये फोर्स F लगाता है इस पर, तो ये पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा F। अब दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो अगर दो फोर्स हो इक्वल मैग्नीट्यूड के और एंगल 90 डिग्री हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है और एंगल बाइसेक्टर पर होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट √2F हो जाएगा, जो कि डायगोनल के अलोंग हो जाएगा। अब तीसरा पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा वो भी डायगोनल के अलोंग लगाएगा और इसकी वैल्यू आएगी F/2। अब ये F/2 कैसे हो गया भाई, हमें पता है F = gm²/a²। तो अब डायगोनल वाले पार्टिकल का फोर्स अगर मैं लूं तो हो जाएगा gm² डायगोनल की लेंथ √2a का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करें तो gm²/2a², तो gm²/a², तो F हो गया। तो आ गया नहीं F/2। तो यहां पर इस पर जो नेट फोर्स आया हुआ है √2F + F/2। तो इसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r वो प्रोवाइड होगा √2F + F/2 से। F कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, 2√2 + 1/2। अब रेडियस, यहां इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो स्क्वायर के सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस होगी, जो कि होती है साइड बटे √2। तो रेडियस हो जाएगी a/√2। फर्दर F की वैल्यू मैं रख देता हूं gm²/a² और सॉल्व कर लेता हूं, तो रिजल्ट आता है v = √gm/a 2√2 + 1/2√2। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A solid sphere of radius R/2 is cut out of a solid sphere of radius R as shown. If a particle of mass m is placed at a distance 2.5 r from the center of cavity, then gravitational force on m due to the remaining part mass of the complete sphere M। क्वेश्चन ये कहता है कि एक M मास और R रेडियस का एक कंप्लीट स्फीयर है, इसमें से एक R/2 रेडियस का स्फीयर कट करके निकाल लिया तो एक कैविटी बन गई। कैविटी के सेंटर से 2.5 r डिस्टेंस पर एक स्मॉल m मास पार्टिकल रखा है। तो क्वेश्चन कहता है कि जब ये मास कट करके निकाल लिया तो रिमेनिंग पार्ट का इस मास पार्टिकल पर फोर्स कितना होगा। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सॉलिड स्फीयर एक एक्सटेंडेड बॉडी है, हम यूं माने कि ये स्फीयर छोटे छोटे मास एलिमेंट से मिलकर बना है और हर मास एलिमेंट अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाता है और उनका रिजल्टेंट ही नेट फोर्स होता है। तो इसका की कंसेप्ट ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले कंप्लीट स्फीयर का फोर्स निकाल लें, फिर उसके बाद जो पार्ट कट करके निकाला गया है केवल उसी को रखें। यूं सोचें केवल वही है और कोई भी नहीं है, केवल जो पार्ट कट करके निकाला गया है, जो स्फीयर काट के निकाला गया है, केवल वही रखा है, बाकी कोई भी नहीं है। तो आप केवल उस स्फीयर का फोर्स लें। तो अब आपके पास जो पार्ट कट करके निकाला गया है उसके मास एलिमेंट्स का फोर्स आ जाएगा इस पार्टिकल पर। अब आप क्या करें, कंप्लीट स्फीयर के फोर्स में से जो आपने पार्ट काटा गया है उसके फोर्स को माइनस कर देना है, तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट के मास पार्टिकल्स का फोर्स आ जाएगा इस गिवन पार्टिकल पे। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि हम रिमेनिंग पार्ट का मास निकालें। तो इसके लिए हम यूज में लेंगे मास डेंसिटी, यहां पर हम डेंसिटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। स्फीयर के लिए मास हो जाएगा 4/3 πr³ रो। अब कंप्लीट स्फीयर हो या कट किए गए पार्ट हो, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, तो m = r³। m' इज द रिमूव्ड पार्ट, तो उसका मास मैंने ले लिया m'। रेडियस हो गई r/2 का होल क्यूब अपॉन कैपिटल R m और ये r³। सॉल्व करें तो रिमूव्ड पार्ट का मास मिलता है m/8। अब हम जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था वो अप्लाई करेंगे। फोर्स ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर माइनस फोर्स ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट, तो आपके पास आ जाएगा फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट।
तो देखिए यहां पर कंप्लीट स्फीयर का फोर्स आएगा Gmm अपॉन 2r। अब कैविटी के सेंटर से मास की डिस्टेंस है 2.5r, तो कंप्लीट स्फीयर के सेंटर से इसकी डिस्टेंस आएगी 2r, तो हमने लिख दिया 2r का स्क्वायर माइनस, अब केवल जो पार्ट रिमूव किया गया है उसकी वजह से फोर्स लेना है, तो Gm/8, इसका मास हो गया m/8 स्मॉल m बटे सेंटर से इस मास पार्टिकल की डिस्टेंस 2.5r का होल स्क्वायर। फर्दर Gmm अपॉन r स्क्वायर कॉमन निकाला, 1/4 माइनस 1/50, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 46/100 Gm अपॉन r स्क्वायर और 23/100 Gmm अपॉन r स्क्वायर। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ए रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एज शोन। आप देख सकते हैं एक रॉड है, उसके एक एंड से स्मॉल d डिस्टेंस पर एक पार्टिकल m मास का रखा हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि इस रॉड का इस मास पार्टिकल पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो हम यहां ये कंसिडर करते हैं कि ये जो रॉड है हमारी, ये छोटे छोटे मास एलिमेंट से या स्मॉल मास एलिमेंट से मिलकर बनी है और एक मास एलिमेंट का मास dm है और उसकी थिकनेस या उसकी लेंथ dx है। तो यहां पर मैंने एक मास एलिमेंट कंसिडर किया जो कि गिवन पार्टिकल से x डिस्टेंस अवे है। तो इस मास एलिमेंट की वजह से इस पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशन फोर्स आएगा वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन df, क्योंकि बहुत छोटा फोर्स है इसलिए हम इसको df से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 की जगह इस मास पार्टिकल का मास और m2 की जगह इस एलिमेंट मास एलिमेंट का मास dm, इसकी डिस्टेंस x है इसलिए अपॉन x स्क्वायर। तो ये तो इस मास एलिमेंट की वजह से फोर्स आया। अगर मुझे इस रॉड के हर मास एलिमेंट का इस पार्टिकल पर फोर्स देखना है तो मुझे हर मास एलिमेंट के इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर सम करना होगा। वेक्टर सम या हम कहते समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इस मास एलिमेंट का मास पता होना जरूरी है। सिंस ये रॉड एक लीनियर ऑब्जेक्ट है तो इसकी लीनियर डेंसिटी होगी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। हम जानते हैं कि अगर लीनियर डेंसिटी को गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो उस गिवन लेंथ का मास आ जाता है, तो यहां हम dx से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो dx लेंथ का मास आ जाता है dm m/l dx। अब ये वैल्यू dm की उठा के मैं यहां लिखने वाला हूं। अब आप देख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, टोटल मास ऑफ द रॉड, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट्स हो गए और मास ऑफ द पार्टिकल भी कांस्टेंट्स हो गए, तो इनको मैंने साइड में लिख दिया Gmm अपॉन l। नीचे x स्क्वायर था उसको ऊपर ले आया तो x की पावर -2 dx। अब लिमिट लेंगे तो पहला मास एलिमेंट इस पार्टिकल से d डिस्टेंस पर है और आखिरी मास एलिमेंट l प्लस d डिस्टेंस पर है, तो लिमिट लगेगी d से l प्लस d। अब Gmm/l आर कॉन्स्टेंट, सो they can be kept outside the integration। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हुआ -1/x और ये लिमिट्स हैं d से l प्लस d। अब मैं लिमिट ले रहा हूं तो देखिए माइनस को मैंने पहले साइड में लिखा और अपर लिमिट ली 1/l प्लस d माइनस लोअर लिमिट 1/d। फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो रिजल्ट आता है Gmm अपॉन d इंटू l प्लस d। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन दिस मास पार्टिकल। चलिए अब आगे हम एक कंसेप्ट देखते हैं। इसमें ये कंसेप्ट ये कहता है वेरिएशन इन वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग फ्रॉम अर्थ टू मार्स। अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मार्स पर दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास ऑफ द मैन 60 किलोग्राम। हमें आदमी के वेट में वेरिएशन शो करना है, तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ भी बना रखा है। ये हमारी अर्थ है और ये मार्स है। तो जैसे ही एस्ट्रोनॉट अर्थ की सरफेस पर होगा तो अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए इसका वेट हो जाएगा mg 600 न्यूटन। उसके बाद जैसे जैसे ये मार्स की तरफ जाएगा तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल वीक होता चला जाएगा और एक डिस्टेंस ऐसी आती है जहां पर
एस्ट्रोनॉट के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मैग्नीट्यूड वाइज मार्स के ग्रेविटेशनल पुल के बराबर हो जाता है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ऑन द एस्ट्रोनॉट एंड मार्स का ग्रेविटेशनल पुल ऑन द एस्ट्रोनॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसल ईच अदर। तो इस पॉइंट को कहते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट। तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स एस्ट्रोनॉट पर जीरो होगा, इसका मतलब है इसको बोलते हैं हम यहाँ, इसका मतलब है इसका वेट जीरो होगा, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ न्यूट्रल पॉइंट। सो इट इज न्यूट्रल पॉइंट। तो जब भी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की तरफ जाएंगे तो दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है, इसलिए उसका इफेक्टिव वेट जीरो होगा। इस न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस करके जब एस्ट्रोनॉट मार्स की तरफ जाता है तो मार्स का ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता चला जा रहा है और जब ये मार्स की सरफेस पर पहुंचता है तो सरफेस पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी की वैल्यू, तो मार्स की सरफेस पर इसका वेट हो जाएगा 240 न्यूटन। तो इस पूरे वेरिएशन को अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो देखिए, अर्थ से चलना चालू किया 600 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस, जैसे जैसे मार्स की तरफ जाता है उसका वेट कम होता चला जाता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल वीक होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इसका वेट जीरो हो जाता है, उसको कहते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट। जब न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस करके मार्स की तरफ बढ़ता है तो अगेन उसका वेट बढ़ता है क्योंकि अब मार्स का ग्रेविटेशनल पुल अपनी डोमिनेंसी रख रहा है और जैसे ही वो सरफेस ऑफ मार्स पहुंचेगा तो उसका वेट हो गया फाइनल 240 न्यूटन। चलिए अब हम अगली प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। 3 particles each of mass 1 kilogram are placed at position 0, 0, 0.20 and 0, 0.2. Find force at origin. आप देख सकते हैं इसमें एक पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है 1 किलोग्राम का, एक पार्टिकल रखा है 0.2 ऑन एक्स एक्सिस और एक रखा है 0.2 मीटर ऑन वाई एक्सिस। अब हमसे कहा गया है कि ओरिजिन वाले पर फोर्स दिखाइए। देखिए, जो एक्स एक्सिस पर है मास पार्टिकल, उसका मास और ओरिजिन वाले का मास बराबर है। दूसरी बात, यहां पर दोनों का मास बराबर है और सेपरेशन है 0.2। तो हम यहां पर वेक्टर नोटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे यहां पर, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी आई कैप, तो प्लस एक्स डायरेक्शन होती है आई कैप। तो हमने लिख दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G m1 m2 11 अपॉन 0.2 का स्क्वायर आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस वाला भी जो पुल करेगा उस फोर्स की डायरेक्शन प्लस जे कैप होगी, तो G इंटू 1 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर जे कैप। फर्दर हम सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं 0.02 आएगा, 0.04 आएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर 100 तो 25G हो जाएगा। तो 25G कॉमन आ गया और हमारे पास बचा ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन। तो इस तरीके से वेक्टर नोटेशन में हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहां पर हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड कंटेंट खत्म होता है। अब आपको जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो एलन का जो मॉड्यूल नंबर 2 है उसके अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर का बिगनर बॉक्स 1 में 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों ही क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 से लेकर 10 तक पूरे करने हैं एंड 12, 13 एंड 15 ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब हम अगला कंटेंट स्टडी करने जा रहे हैं एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। अगर अर्थ का मास कैपिटल M और उसकी रेडियस कैपिटल R है तो अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है gm/r²। अर्थ की रेडियस नियरली 6400 किलोमीटर होती। ऑन अर्थ सरफेस एट सी लेवल G की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इट इज नॉट कांस्टेंट। ये ऑल्टीट्यूड के साथ वेरी होती है, अर्थ की सरफेस से डेप्थ में जाने से चेंज होती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से इसमें इफेक्ट आता है, इवन अर्थ की शेप की वजह से भी इसमें चेंजेस आते हैं। अब इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं gr² = gm। अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है तो आप मास को तोड़ दें वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में, तो g की वैल्यू आएगी 4/3 पाई g ρr। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं।
mass of a planet is 8 times that of Earth and density is also 8 times that of Earth. Find acceleration due to gravity on that planet. अब यहां पर कहा गया मास प्लैनेट का 8 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी 8 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। मास हम जानते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो गया स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब रो। रेशियो बनाते हैं m1 बटे m2 इक्वल टू r1 बटे r2 का होल क्यूब इंटू रो1 अपॉन रो2। वन जितने भी नोटेशंस हैं वो अर्थ के लिए हैं। अर्थ का मास m है तो प्लैनेट का 8m है। अर्थ की रेडियस r1 है तो प्लैनेट की r2 है। अर्थ की डेंसिटी रो है तो प्लैनेट की डेंसिटी 8 रो है। तो यहां देख सकते हैं m से m, रो से रो और 8 से 8 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। यानी अब आपके पास रिजल्ट आया r1 इज इक्वल टू r2। इसका मतलब है कंफर्म हो गया अर्थ की रेडियस और प्लैनेट की रेडियस बराबर है। अब हम जानते हैं g इक्वल टू gm बटे आर स्क्वायर, तो r तो दोनों का सेम है, केवल मास का फर्क है। तो g प्रोपोर्शनल टू m, g1 बटे g2 इक्वल टू m1 बटे m2। अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो उस प्लैनेट पर हो गई g2 इक्वल टू मास ऑफ अर्थ m है तो प्लैनेट का मास 8m। सॉल्व करते हैं तो प्लैनेट की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस का 8 टाइम्स आता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस बाय 2% without change in its mass, find percentage change in acceleration due to gravity on the surface of earth। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्थ की रेडियस 2% घट जाती है, मास में कोई चेंज नहीं है। अब परसेंटेज चेंज लेस देन 5% है तो हम एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे परसेंटेज चेंज के लिए। फार्मूला ये रहा, इसमें से कांस्टेंट्स को हटा दिया जाता है, फ्रैक्शनल चेंज का फार्मूला बनाया जाता है डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डिवीजन के आगे, डिवीजन वाली वैल्यू के आगे माइनस लगाया जाता है, पावर मल्टीप्लाई की जाती है। तो पावर आगे आ गई, माइनस लग गया, -2 डेल्टा आर बटे आर। अब जिसमें परसेंटेज चेंज गिवन है अगर घटा के दिया है तो माइनस करके हम लिखते हैं उसके फ्रैक्शन की जगह। सिंस रेडियस 2% डिक्रीज हुई है तो हमने फ्रैक्शन की जगह लिख दिया -2 और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया +4%। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, अर्थ सरफेस विल इंक्रीज बाय 4%। अगला क्वेश्चन कहता है इफ रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस बाय 20% विदाउट चेंज इन इट्स मास, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहां आप देख सकते हैं कि रेडियस को 20% बढ़ाया गया है, यानी परसेंटेज चेंज मोर देन 5% है, इसलिए इसको एक प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करना होगा। प्रॉपर मेथड ये कहता है रेशियो बनाइए, तो हमने रेशियो बना दिया g1 बटे g2 इक्वल टू r2 बटे r1 का होल स्क्वायर। अब जिसमें परसेंटेज चेंज गिवन है उसकी इनिशियल वैल्यू 100 ली और बढ़ाया है परसेंटेज चेंज तो फाइनल लिख दी 120। सॉल्व किया तो रेशियो बना 36/25। अब परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। g1 दोनों तरफ डिवाइड होगा तो बन जाएगा g2 बटे g1 - 1 इंटू 100। अब हमारा रेशियो है g1 बटे g2, जबकि डिमांड है g2 बटे g1, तो उसको रेसिप्रोकल करके हमने यहाँ प्लेस कर दिया। 25/36 - 1 इंटू 100, तो आंसर आया -30.5%। माइनस का मतलब डिक्रीज, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 30.5% ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब जी में वेरिएशन से रिलेटेड कंसेप्ट के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट ले रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड। अगर हम हाइट बढ़ाएंगे, एक सर्टेन हाइट h पर पहुंच गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ upon 1 plus h upon r, where h is the height from our surface whole square। पर यहां पर ध्यान रहे ये फार्मूला तभी लगाएं जब लार्ज हाइट्स हो। अगर स्मॉल हाइट से अप टू 320 किलोमीटर, तो हम इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये फार्मूला फॉर स्मॉल हाइट अप टू 320 किलोमीटर और ये फॉर लार्ज हाइट्स। एक चीज और यहां पर कि हाइट बढ़ेगी, ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ ए बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 200 न्यूटन। फाइंड वेट एट ए हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन कहता है बॉडी का वेट अर्थ सरफेस पर 200 न्यूटन है, तो ये कहता है
कि हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पर वेट कितना होगा, तो हम जी निकालें। तो लार्ज हाइट है, हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो लार्ज हाइट हो गई। तो जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बटे आर स्क्वायर। जो जी में चेंज आएगा वही वेट में चेंज आएगा, तो आप जी की जगह डायरेक्ट वेट भी लिख सकते हैं क्योंकि मास तो अनचेंज रहेगा। तो वेट ऑन दैट हाइट इक्वल टू वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ अपॉन 1 प्लस, अब एच की जगह हमें लिखना होगा 3r, क्वेश्चन में गिवन है। r से r कट गया तो 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, अर्थ की सरफेस पर वेट 200 न्यूटन अपॉन 16, तो आंसर आया 12.5 न्यूटन। So weight of the body at this altitude is 12.5 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है फाइंड हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 2%। अब जी में 2% का डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी लेस देन 5% का है, तो हमें स्मॉल हाइट वाला फार्मूला यूज में लेना है। जब उससे हम फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट तैयार करते हैं तो वो हमें हासिल होता है 2h by r। अब फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट फॉर स्मॉल हाइट से 2h by r, तो हमें क्वेश्चन में यही डिक्रीमेंट गिवन है 2% का, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 2/100। 2 से 2 कट गया, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर, और इसको सॉल्व करते हैं तो हाइट आती है 64 किलोमीटर। अब ऑल्टीट्यूड के इफेक्ट को छोड़कर हम अगले इफेक्ट पर आते हैं, और वो है इफेक्ट ऑफ डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की सरफेस से अगर डी डेप्थ बिलो जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हासिल होती है g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। आप देख सकते हैं अर्थ की सरफेस को डिक करके अगर हम अंदर जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और सेंटर पर तो ये 0 ही हो जाएगी क्योंकि सेंटर पर डी की वैल्यू आर हो जाएगी, तो सेंटर पर जी की वैल्यू 0। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन टेकन टू 32 किलोमीटर डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए वेट में वही डिक्रीमेंट होगा जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में होता है, तो हम यहां पर फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जो कि हमें हासिल होता है डी बाई आर। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगा परसेंटेज डिक्रीमेंट डी बाई आर इंटू 100। डी हमें दिया है 32 किलोमीटर, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर इंटू 100, सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 0.5%, यानी 32 किलोमीटर बिलो जाते ही जो हमारे पास परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा वो 0.5% होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/4 ऑफ सरफेस, यानी कितनी डेप्थ पर हमारे पास वेट सरफेस का 1/4 हो जाएगा, माने g 1/4 हो जाएगा। तो हम वापस ये फार्मूला यूज में लेते हैं, तो 1/4 हो गया, माने g डैश की जगह g/4 इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमें हासिल होता है 4800 किलोमीटर। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड हाइट अबाउ अ सरफेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एज एट डेप्थ d, और साथ में ये भी बोला है कि जिस हाइट की हम बात कर रहे हैं वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। तो हमसे कह रहे हैं कि कितनी हाइट पर जावें अर्थ सरफेस से कि वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू d डेप्थ के बराबर हो। तो स्मॉल हाइट के लिए g में वेरिएशन का फार्मूला है g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, विच इज इक्वल टू एट डेप्थ d। तो ये डेप्थ d की g की वैल्यू हमने रख दी, सॉल्व किया तो रिजल्ट आता है h इक्वल टू d/2, यानी d डेप्थ पर गए तो उतनी ही g की वैल्यू लाने के लिए हमें अर्थ की सरफेस से d/2 हाइट पर जाना होगा। अब हम अगला कंसेप्ट लेते हैं वेरिएशन का, और वो है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है, ये पोल्स पर फ्लैटेंड है और इक्वेटर पर बल्जेस आउट है, बल्ज निकला हुआ है इसमें, इसलिए इक्वेटर की रेडियस पोल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। वैसे इक्वेटर की रेडियस पोल्स के कंपैरिजन में 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो यहां पर g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहां पर जहां रेडियस ज्यादा होगी वहां पर g की वैल्यू कम होगी।
तो अर्थ की शेप की वजह से इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है तो वहां जी की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएशन में, और वो है लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस। अर्थ ओन एक्सिस पर रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और लैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर मैं इक्वेटर को कंसिडर करते हुए एक प्लेट लूं, एक प्लेट अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो अर्थ की सरफेस के किसी पॉइंट पर, अर्थ के सरफेस पर किसी पॉइंट पर हम अर्थ के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन इस इक्वेटोरियल प्लेन से जितना एंगल बनाती है उसको कहते हैं हम यहां पर लैटिट्यूड। मतलब अर्थ की सरफेस पर किसी पार्टिकल की अर्थ के सेंटर से पोजीशन वेक्टर इस इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं हम यहां पर लैटिट्यूड। इक्वेटर पर लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है और पोल्स पर ये 90 डिग्री होता है। और जी में वेरिएशन आता है g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यहां लैम्डा लैटिट्यूड एंगल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप देख सकते हैं अगर लैम्डा बढ़ाया जाए, लैटिट्यूड अगर बढ़ाते हैं तो कॉस लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो डिफरेंस इंक्रीज होगा, यानी जी की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना चालू करेंगे तो लैटिट्यूड बढ़ेगा तो जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्स की। पोल्स पर लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है, तो हमें जी मिलेगा जी जो कि मैक्सिमम है। तो ध्यान रहे पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम है और वो जी के बराबर है। तो अगर मान लो मैं ओमेगा को बढ़ा दूं, यदि मैं ओमेगा को बढ़ा दूं, अर्थ ओन एक्सिस पर रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी यदि बढ़ा दे तो सब जगह जी की वैल्यू, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो इनका डिफरेंस कम हो जाए, सब जगह जी की वैल्यू कम होगी सिवाय पोल्स के, क्योंकि पोल्स पर ओमेगा का कोई इफेक्ट नहीं होता। इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर पर लैटिट्यूड एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इस केस में एक मैक्सिमम वैल्यू जी में से सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहां पर जी की वैल्यू मिनिमम। तो रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर जी की वैल्यू मिनिमम होती है और ये आती है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर। इक्वेटर पर मुझे वेटलेसनेस चाहिए, तो जी डैश की वैल्यू 0 कर दी मैंने इस इक्वेशन में, तो मुझे हासिल होगा ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर, यानी 1/800 रेडियन पर सेकेंड। अगर हमें इक्वेटर पर वेटलेसनेस चाहिए तो अर्थ की ओन एक्सिस पर रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी 1/800 रेडियन पर सेकेंड होनी चाहिए, जो कि प्रेजेंट वैल्यू की 17 टाइम्स है। ध्यान रखिए प्रेजेंट वैल्यू की 17 टाइम्स। फिर इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो फिर ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा, तो हम इसको लिखे ओमेगा डैश को t/2 पाई, तो यहां पर हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ डे आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ओवर जी, जो कि है 84.6 मिनट और 1.4 आवर्स। तो 1.4 आवर्स में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस सो दैट वेट ऑफ ए बॉडी ऑन इक्वेटर बिकम्स 2/5 टाइम्स ऑफ पोल्स। तो अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ताकि जी की वैल्यू पोल्स की वैल्यू की 2/5 टाइम्स हो जाए। तो पोल्स पर तो जी जी होता है, तो हमने इक्वेशन में इस इक्वेशन के अंदर लिख दिया 2/5 जी माइनस इक्वल टू जी माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर आर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ओमेगा हमें हासिल होता है अंडर रूट 3g/5 आर रेडियन पर सेकेंड।